हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के स्टडी पॉइंट में। आज अपन अध्ययन करेंगे कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान समकालीन विश्व राजनीति भाग प्रथम का अध्याय नंबर 3 समकालीन दक्षिण एशिया। नए सिलेबस 2023-24 के अनुसार तीसरा अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया है। पुराने सिलेबस के अनुसार ये 5वां अध्याय है। इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे आज। इससे पहले अपन ने 2 अध्याय पढ़ लिए हैं। अगर आपने उनका अध्ययन नहीं किया है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ उन चैप्टर्स का आप अध्ययन कर सकते हैं और उन वीडियोज़ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, जहां से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। शुरू करते हैं अपन आज का अध्याय समकालीन दक्षिण एशिया का भाग प्रथम। क्या है दक्षिण एशिया? दक्षिण एशिया भाग है वो क्या है? विविधताओं से भरा हुआ वह क्षेत्र जहां दोस्ती और दुश्मनी, आशा और निराशा, आपसी शक और विश्वास एक साथ होते हैं, इसे अपन क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया कहते हैं। दक्षिण का वो भाग जहां दोस्ती दुश्मनी, आशा निराशा, आपसी शक विश्वास एक साथ होते हैं, उसे अपन दक्षिण एशिया कहते हैं। इसमें कुल 7 देश हैं। वो है भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। इन सारे देशों को मिलाकर ये दक्षिण एशिया बना है, जिसमें 7 देश है। यहाँ एक समूह बना था जिसका नाम था दक्षिण सार्क, जिसका नाम है वो सार्क है। और ये इसका गठन है वो 8/12/1985 में ढाका में हुआ था। संस्थापक 7 देश थे। अफगानिस्तान 2007 में इसमें मिला। इस प्रकार इसमें कुल कितने 8 देश हो गए। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थित है। ये देखो, ये अपने इसके अंदर ये दक्षिण वाला हिस्सा है जो क्या है, ये जो भाग है दक्षेश या दक्षिण एशिया, जिसके उत्तर दिशा में हिमालय, इधर बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर और हिंद महासागर, ये चारों ओर से इस तरीके से घिरा हुआ है। इसमें 7 देश है: भारत, बांग्लादेश, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका है, ये भारत है, पाकिस्तान है, ये नेपाल है, ये बांग्लादेश है, ये भूटान है। इस तरीके से ये 7 देशों से घिरा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? दक्षेश है वो कहलाता है। इसमें ये बंगाल की खाड़ी, इधर ये अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में है वो क्या है? इसमें हिमालय स्थित है। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप अपना कर आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे MBBS पिन। एम का मतलब क्या हो गया? एम का मतलब मालदीव, बी का मतलब बांग्लादेश, बी का मतलब भूटान, एस का मतलब हो गया श्रीलंका, पी का मतलब हो गया पाकिस्तान, आई का मतलब इंडिया और एन का मतलब हो गया नेपाल। इस तरीके से अपने 7 देशों का एक समूह बना है, इसे अपन क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया कहते हैं। जो एक तरफ से बंगाल की खाड़ी, एक तरफ से अरब सागर और एक तरफ से हिंद महासागर, ये देखो 2 तरफ से जल से घिरा हुआ है और ऊपर हिमालय है, इससे घिरा हुआ है। इसमें मालदीव वगैरह द्वीप समूह है वो भी स्थित है। आगे है कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जिनके बारे में आपको जानना है। पहली शब्दावली है
गणतंत्र 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 का क्या मतलब होता है? ऐसा देश जिसका अध्यक्ष जनता द्वारा अथवा जनता द्वारा चुने हुए लोगों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। गणतंत्र का मतलब ऐसा देश होगा जिसका अध्यक्ष होगा, मुखिया होगा, उसको या तो जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, या तो उसको क्या जनता है वो प्रत्यक्ष रूप से चुनती है, या जनता के द्वारा जो चुने जाते जो लोग, जैसे एमपी वगैरह है, एमपी चुना गया, अब एमपी है वो क्या करेंगे, उस मुखिया को चुनेंगे। तो इस तरीके से निर्वाचन होता है, उसे गणतंत्र कहते हैं। फिर है राजतंत्र। राजतंत्र कैसा होता है? राज का मतलब राजा। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें राजा का पद वंशागत हो, ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें राजा होता है, उसके बाद में उसके मरने के बाद में उसका बेटा है वो राजा बन जाता है, फिर उसका बेटा राजा बन जाता है, यानी वंशागत है वो पद राजा का चलता रहता है। उसके बाद में है संसदीय प्रणाली। इस शासन प्रणाली इस शासन प्रणाली में संसद सर्वोच्च होती है। संसद है वो सर्वोच्च स्थान रखती है, इसे संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। आगे है बहुदलीय प्रणाली। बहुदलीय प्रणाली है वो क्या होती है? इस शासन व्यवस्था में देश के अंदर कई राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव में भाग लेती है, और जिस पार्टी को जनता का बहुमत प्राप्त होता है वह अपनी सत्ता में आ जाती है, सरकार बना लेती है। बहुदलीय प्रणाली का मतलब होता है कि देश के अंदर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं और वो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती है, और चुनाव के पश्चात जनता जिस पार्टी को सर्वाधिक मत देती है, वोट देती है, और बाद में वो जो पार्टी है अपनी सरकार बनाती है, सत्ता में आती है, ऐसी प्रणाली को अपन बहुदलीय प्रणाली कहते हैं। दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों में एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं उसमें एक जैसी राजनीतिक प्रणाली नहीं है। तो क्या है, सब में अलग अलग प्रणालियां हैं। दक्षिण एशिया में 7 देश हैं और 7 देशों में अलग अलग प्रणाली है राजनीतिक। देखो कैसे, अनेक समस्याओं के बावजूद भारत और श्रीलंका ब्रिटेन से आजाद होने के बाद लोकतंत्रात्मक व्यवस्था सफलतापूर्वक कायम है। बहुत सारी समस्याओं के सामना होने के बावजूद भी सन 1947 में भारत आजाद हुआ और 48 में श्रीलंका आजाद हुआ। ये जब ब्रिटेन से आजाद होने के बाद में भी यहाँ लोकतंत्र है वो सफलतापूर्वक है स्थापित किया गया। 2 ही देश थे दक्षिण एशिया की। एक राष्ट्र के रूप में भारत और श्रीलंका लोकतंत्र रहे हैं। भारत और श्रीलंका है वहां लोकतंत्र रहा है एक राष्ट्र के रूप में। दूसरा, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन तथा लोकतंत्र तांत्रिक शासन है वो चला है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में कभी तो सैनिक शासन और कभी लोकतांत्रिक शासन, ऐसे मिला जुला शासन है वो चला, कभी लोकतांत्रिक कभी सैनिक शासन। भूटान में राजतंत्र था, परंतु अब वहां बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। भूटान में पहले राजतंत्र था, लेकिन इस समय अब वहां पे क्या किया जा रहा है, बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना हुई है, स्थापना के कदम उठाए जा रहे हैं। मालदीव 1968 तक सल्तनत था। मालदीव में 1968 तक सल्तनत यानी राजा का शासन था, लेकिन वहां गणतंत्र की स्थापना की गई और अध्यक्षात्मक प्रणाली को अपनाया गया। लेकिन अब वहां पे गणतंत्र की स्थापना की गई और अध्यक्षात्मक प्रणाली है उसको अपनाया जा रहा है। आगे है, दक्षिण एशिया के देशों की प्रमुख समस्याएं क्या है। दक्षिण एशिया में जो देश थे उनकी प्रमुख समस्याएं क्या क्या समस्या है वो इनके सामने आ रही है। पहले ये दक्षिण एशिया का क्षेत्र है संघर्षों वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया है उसमें जो जो क्षेत्र आता है वो संघर्ष करने वाला, संघर्षों वाला क्षेत्र है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा विवाद चलता रहता है। दक्षिण एशिया के जितने भी देश दक्षिण एशिया के देशों के बीच सीमा का विवाद है वो चलता रहता है। दक्षिण एशिया के देशों के बीच नदी जल विवाद चलता रहता है। दक्षिण एशिया के जो भी देश है उनके बीच में नदियों का जल का विभाजन किस तरीके से किया जाए वो विवाद भी हमेशा चलता रहता है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच है सिंधु नदी जल समझौता हुआ था, इस तरीके से अन्य देशों के मध्य भी ये चलता है।
दक्षिण एशिया के कुछ देशों में जातीय संघर्ष भी देखने को मिलता है। दक्षिण एशिया के कई देश ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहां जातीय संघर्ष है वो भी आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण एशिया संवेदनशील इलाका है, संवेदनशील इलाका है वो कहा जाता है। अब है पाकिस्तान। इस अध्याय में अपन है दक्षिण एशिया के सभी देशों के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत को छोड़ के पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे एक एक को लेकर। तो पहला है, सबसे पहला है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ अपने किस तरीके के संबंध, किस तरीके का व्यवहार होता है, और इसके बारे में अपन पॉलिटिकल साइंस की दूसरे जो भाग है उसमें भी अध्ययन करेंगे। पहले पाकिस्तान भारत का ही भाग था। पाकिस्तान है आजादी से पहले भारत का ही भाग था। जैसे ही भारत है वो अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था, उस समय ही पाकिस्तान के विभाजन की बातें होने लगी। लेकिन 1947 में भारत की आजादी के समय देश का बंटवारा हो गया था और देश के दो टुकड़े हो गए थे। पाकिस्तान है पहले भारत का हिस्सा था, लेकिन 1947 में भारत की आजादी हुई और उस समय देश के बंटवारे हुए और बंटवारों में दो हिस्से हो गए थे, जिसमें एक हिस्सा था वो पाकिस्तान हो गया और दूसरा हिस्सा था वो हिंदुस्तान था। पाकिस्तान के भी दो हिस्से बन गए थे, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद के भी दो हिस्से हो गए थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान था और एक पूर्वी पाकिस्तान था। भारत में आजादी के बाद से लोकतंत्र कायम है। जैसे ही भारत आजाद हुआ, सबसे पहला नारा लोकतंत्र ही था और भारत के नेताओं ने यहाँ लोकतंत्र स्थापना करने में सफलता हासिल की। पर दोनों पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन लागू हुआ। भारत में तो लोकतंत्र कायम था, लेकिन दोनों पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में कभी लोकतंत्र तो कभी सैनिक शासन है वो लागू होता रहा। 1982 के बाद लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के बाद बेनजीर भुट्टो और बाद में नवाज शरीफ की सरकार बनी, जो 1999 तक कायम रही। 1982 के बाद लोकतंत्र के समर्थक बन थे और उन लोगों ने आंदोलन किया, जिससे बेनजीर भुट्टो और बाद में नवाज शरीफ की सरकार बनी, जो 1999 तक उन्होंने लोकतंत्र को कायम किया। 1999 में एक बार फिर सेना ने हस्तक्षेप किया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 1999 में फिर से सेना ने हस्तक्षेप कर दिया, जो पहले लोकतंत्र की सरकार थी उसमें फिर से हस्तक्षेप किया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में करवाया। परवेज मुशर्रफ ने जबरदस्ती अपना निर्वाचन है वो राष्ट्रपति के रूप में करवाया। अब भी पाकिस्तान में सैनिक शासन प्रणाली है वो जारी हो गई। 1999 में फिर हस्तक्षेप किया और 2001 में फिर से शासन प्रणाली है वो चेंज हो गई, सैनिक शासन प्रणाली है वो वापस लागू हो गई। वर्तमान में 11 अप्रैल 2022 से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान का वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो 11 अप्रैल 2022 से शहबाज शरीफ हैं। आगे नया टॉपिक है, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी ना होने के क्या कारण है। पाकिस्तान है वहां क्यों नहीं लोकतंत्र स्थापित हो पा रहा, कभी लोकतंत्र, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतंत्र, क्या कारण है इनके। तो पहला कारण है दबदबा, वर्चस्व के कारण है लोकतंत्र स्थापित नहीं हो रहा। पाकिस्तान में धर्म गुरु सेना तथा जमींदार अपने अपने समाज में वर्चस्व कायम करने में प्रसिद्ध है, जिसके इशारों पर मतदान होता है। पाकिस्तान में धर्म गुरु सेना, जमींदार अपने अपने समाज का वर्चस्व स्थापित करने में प्रसिद्ध है और उनके इशारों से ही जनता है वो मतदान करती है, मतदान होते हैं। दूसरा भाग है भारत पाक विवाद। दूसरा ये भी कारण है कश्मीर का विवाद और भारत पाक के बीच में क्या विवाद चलता है, जिसके कारण भी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाता। इस विवाद को लेकर पाक सेना वहां के लोकतांत्रिक दल को डरपोक बताते हैं और कहते हैं कि हमारे सेना समूह ही पाक के लिए सही है।
भारत पाक के विवाद को लेकर के लोकतांत्रिक दल को डरपोक बताते हैं। वहां की जो सेना है वो कहती है कि लोकतांत्रिक है, वो लोकतंत्र है, वो डरता है, इसलिए हम यहाँ सेना का शासन लागू करेंगे, वो ही हमारे लिए सही है। यहाँ के राजनीतिक दल भ्रष्ट है, राजनीतिक जो दल है वो भ्रष्ट है, इसलिए लोकतंत्र है वो स्थापित नहीं हो पा रहा। आगे है, पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी प्राप्त नहीं है। पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन प्रणाली को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समर्थन है वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। और वो इसलिए नहीं चल पा रहा क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिमी जो भी देश हैं वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए क्या करते हैं, सेना के शासन को बढ़ावा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन, लोकतंत्र के मामले में पाक को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा समर्थन नहीं मिलता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का समर्थन करने वाले बहुत कम देश हैं जो लोकतंत्र के मामले में पाकिस्तान का समर्थन कर सके। पश्चिमी देश तथा अमेरिका, पश्चिमी देश और अमेरिका है वो भी इसमें शामिल है। इन देशों को आतंकवाद से डर लगता है। किन को डर लगता है? पश्चिमी देश और अमेरिका है, इनको आतंकवाद से डर लगता है कि कहीं पाक के परमाणु हथियार आतंकवाद के हाथ ना लग जाएं। इनको इस बात का डर लगता है कि जो भी परमाणु हथियार है अगर पाकिस्तान के हाथ लग गए और पाकिस्तान ने उनका उपयोग कर लिया, पाक के परमाणु हथियार है वो आतंकवाद के हाथ नहीं लग जाएं, इस बात का डर सताता है पश्चिमी देशों को और अमेरिका को। जैसे कि इनके हाथ में अगर परमाणु हथियार लग गए तो ये उनका उपयोग है वो में सैनिक शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया। पाक की जो शासन प्रणाली है उसको बढ़ावा दिया इन्होंने कि परमाणु हथियार है इनका उपयोग ना कर ले। आगे है, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या संघर्ष, शुरू से ही भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षों की बात चली आ रही है। सबसे बड़ा संघर्ष कश्मीर मुद्दा, कश्मीर समस्या। इस समस्या को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई बार युद्ध हो चुके हैं। कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हो चुके हैं। 47-48 में हुआ था, 1965 में हुआ था, 1971 में हुआ था। आजादी के तुरंत बाद भारत तथा पाकिस्तान कश्मीर को लेकर लड़ पड़े थे। भारत और पाकिस्तान है वो कश्मीर को लेकर हम लड़ पड़े थे। 1948 में युद्ध भी हुआ तथा कश्मीर के दो हिस्से हो गए। 1948 में जब युद्ध हुआ तो कश्मीर के दो हिस्से हो गए। भारत और पाकिस्तान के युद्ध और इसके बारे में चर्चा अपन दूसरी पुस्तक है उसमें विस्तार से करेंगे। कब युद्ध हुआ, युद्ध के क्या कारण रहे और किस किस तरीके से हिस्से बन गए। एक हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अर्थात पीओके के नाम से जिसको अपन जानते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड क्षेत्र। दूसरा हिस्सा है वो जम्मू कश्मीर प्रांत कहलाया। एक हिस्सा जम्मू कश्मीर प्रांत और दूसरा पीओके कहलाया। दोनों हिस्सों के बीच एक नियंत्रण रेखा है जिसे अपन एलओसी कहते हैं। दोनों जो हिस्से हैं, एक पीओके और एक जम्मू कश्मीर प्रांत, इसके बीच में एक रेखा है, नियंत्रण करने की एक रेखा है जिसे अपन एलओसी कहते हैं, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल। दूसरा है बांग्लादेश की समस्या। 1971 में बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ी आंतरिक समस्या आई जिसको लेकर बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी थी। 1971 में बांग्लादेश के अंदर बड़ी आंतरिक समस्या आ गई और उस समस्या को सुलझाने के लिए बांग्लादेश ने भारत से मदद मांगी और भारत ने बांग्लादेश की क्या की मदद, सैन्य सहायता की और बांग्लादेशियों का समर्थन किया। इससे भी भारत पाक के बीच संघर्ष है वो, भारत ने सैन्य सहायता कर दी और बांग्लादेशियों का समर्थन कर दिया जिससे पाकिस्तान है वो नाराज हो गया और इससे भारत पाक के बीच में है वो संघर्ष हुआ। अन्य संघर्ष की बात करें तो 1990 के दशक में भारत और पाकिस्तान के बीच हथियारों की होड़ मच गई तथा दोनों ने परमाणु हथियार बनाकर सफल परीक्षण भी कर लिया। अन्य संघर्ष की बात करें तो भारत और पाकिस्तान है, इन दोनों ने 90 के दशक में परमाणु हथियार तैयार कर लिए थे, परमाणु हथियार बना लिए थे और उनका सफल परीक्षण भी किया। 98 में भारत ने पोखरण परमाणु परीक्षण किया तो ठीक कुछ दिन बाद ही पाकिस्तान ने भी चगाई पहाड़ी पर परीक्षण किया।
98 में पोखरण में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया और पाकिस्तान ने ही कुछ समय बाद में चगाई पहाड़ी पर भी परमाणु परीक्षण है वो किया। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को बढ़ावा देने, कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देने तथा 1985 से 95 की अवधि में खालिस्तान समर्थक उग्रवादी को हथियार मुहैया कराने का आरोप है वो लगाया। भारत ने पाकिस्तान पे आरोप लगाया कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, कश्मीरी उग्रवादियों को हथियार देता है। 1985 से लेकर और 1995 की अवधि में खालिस्तान समर्थक जो खालिस्तानी थे, उनके समर्थक थे, उग्रवादियों को हथियार देने का कार्य है वो पाकिस्तान करती है, ऐसा आरोप भारत ने पाकिस्तान पे लगाया। साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, पाकिस्तान की एक एजेंसी खुफिया ISI पर बांग्लादेश तथा नेपाल में भारत विरोधी आंदोलन को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की खुफिया एजेंसी रो, भारत की एक खुफिया एजेंसी रो पर बलूचिस्तान तथा सिंध में समस्या खड़ा करने का आरोप लगाया। जैसे भारत उन पे आरोप लगा रहे थे, वैसे पाकिस्तान ने भी भारत की एक खुफिया एजेंसी है रो, उस पे सिंध समस्या को लेकर के आरोप है उसके ऊपर वो लगाया, भारत के ऊपर लगाया। 1960 में विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक ने भारत और पाकिस्तान के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच नदी के जल को लेकर विवाद को सुलझाया तथा सिंध जल संधि पर दोनों देशों ने हस्ताक्षर किए, जो अभी तक दोनों देश मान रहे हैं। 60 में विश्व बैंक ने भारत पाकिस्तान के बीच एक जल के बंटवारे को लेकर संधि की और इस संधि का नाम है सिंधु जल संधि, जो अब तक भी चली आ रही है, अभी तक भी उसे हस्ताक्षरनामा के अनुसार है वो कार्य कर रहे हैं, मान रहे हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का अध्याय अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस अध्याय को आप स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करते जाइए, आपको आसानी से याद हो जाएगा और इसके नोट्स है वो भी तैयार कर सकते हो, जिससे कि आप इसका रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी कर सको और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सको। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।